गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। चलो भाई, आज रिवीजन शुरू करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का एक साथ ही रिवीजन है, ठीक है। चलो हेडिंग पहले दे लेते हैं, फिर बात करते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। एंड थर्मोकेमिस्ट्री। है ना, ये रिवीजन है हमारा। चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देख, इसमें करना क्या है ना, हम लोग क्या क्या रिवाइज करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जैसे सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज का डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज का डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद मेनली जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ना, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस वगैरह वगैरह है, उसको एक बार देखना पड़ेगा, है ना, जो कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में आएगा। उसके बाद सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी पढ़ना है, फिर गिब्स फ्री एनर्जी का डिस्कशन करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में भी कुछ बातें हैं जो कि आपको उस समय डिस्कस करनी पड़ेंगी। पहले तो थर्मोडायनेमिक्स हमें पूरा करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में देख क्या क्या करना है, कौन से टर्म से पहले स्टार्ट करना है मैं बताता हूं। देख, पहला टर्मोलॉजी यहां से हम शुरू करेंगे, टर्म्स में यहां से शुरुआत हम करेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। टर्म्स में यहां से हम शुरू करेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, यहां से आपका इंपॉर्टेंस, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। दो सेक्शन इसके बनेंगे। पहला सेक्शन किसका बोल, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। हाँ जी, पहला सेक्शन किसका, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सी व्हाट अबाउट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ध्यान से देखना। ये वैसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी सिस्टम में क्वांटिटी ऑफ मैटर पे और सिस्टम के साइज पे डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे और सिस्टम के साइज पे। सबके पास नोट्स होगा ना इसका, तो नोट सामने रखो खाली। इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड साइज ऑफ द सिस्टम, ये पहली बात है। दूसरी बात है, ये एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव होता है, इसको जोड़ा जा सकता है, इसको घटाया भी जा सकता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मास की बात करूं, है ना, सोचो अगर सिस्टम में ज्यादा मैटर होगा तो मास ज्यादा होगा, है कि नहीं। अगर सिस्टम में लेस मैटर प्रेजेंट होगा तो मास कम होगा, यह भी कहा जा सकता है। मास को जोड़ना पॉसिबल है, मास को घटाना पॉसिबल है ना। जैसे मान लो किसी एक वेसल में आपके पास 2 किलोग्राम आइस है, उसमें 3 किलोग्राम और आइस डालेंगे, टोटल मास कितना होगा, 5 किलोग्राम हो जाएगा। या किसी वेसल में पहले से 10 किलोग्राम आइस है, उसमें से 2 किलोग्राम हटा लेंगे तो वेसल में 8 किलोग्राम आइस बचेगा। मतलब इस मास, ये जो मास टर्म है ना, उसको जोड़ना पॉसिबल है, उसको घटाना भी पॉसिबल है। तो ऐसी हर प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, जो कि सिस्टम में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंडेंट होगा, सिस्टम के साइज पे डिपेंडेंट होगा, जिसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पॉसिबल हो सकेगा। तो ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नोट्स में देखो सारा लिखा हुआ है, कुछ भी यहां पे मैं लिखा नहीं रहा, सब नोट्स देखो खाली। अगला डिस्कशन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट अबाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव नहीं होगा वो क्या होगा, तो इंटेंसिव हो जाएगा, यही ना। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम में क्वांटिटी ऑफ मैटर से इंडिपेंडेंट होती है, ये सिस्टम के साइज से भी इंडिपेंडेंट होती है, और ना तो इसको जोड़ा जा सकता है ना इसको घटाया जा सकता है, नाइदर सब्सट्रैक्टिव नॉर एडिटिव नेचर का होता है ये।
जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल इसका हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट, है कि नहीं। नॉर्मल कंडीशन में आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है ना। सोचो नॉर्मल कंडीशन में 1 केजी आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन है, तो 10 केजी का कितना है 273 ही ना। अबे है ना ऐसा, 1 केजी का 273 केल्विन है, 2 केजी का भी 273 केल्विन होगा, 10 केजी का भी 273 केल्विन होगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। दूसरी बात, ना इसको जोड़ा जा सकता है ना इसको घटाया जा सकता है ना ऐसा, कि जैसे मान लो ऐसा नहीं कि भाई जैसे 1 केजी आइस है ना, जैसे मान लो सब्सटेंस ए का मेल्टिंग पॉइंट है कितना, सपोज कर 100 केल्विन, और सब्सटेंस बी का मेल्टिंग पॉइंट सपोज कर 300 केल्विन। ए और बी को एक साथ रखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट दोनों का जुड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना उसमें सब्सट्रैक्शन कुछ पॉसिबल है। तो नाइदर एडिटिव नॉर सब्सट्रैक्टिव, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी की दूसरी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर ना। तो ये हो गया आपका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। तो इसको एक ट्रिक के जरिए हम डिस्कस करेंगे। ट्रिक आपके नोट्स में लिखा होगा, बस ट्रिक को यहां पे रिवाइज करना है। जैसे मान लो कोई एक किसी भी प्रॉपर्टी जिसके बारे में डिसाइड करना है कि प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, उसके लिए एक ऐसा सिस्टम आपको इमेजिन करना होता है। इमेजिन अ सिस्टम, है ना। और उसी सिस्टम में उसी प्रॉपर्टी का, ध्यान से, उस सिस्टम में उसी प्रॉपर्टी का कुछ वैल्यू इमेजिन करो। जैसे मैंने सोचा, मान लीजिए अगर आपको मास के बारे में डिसाइड करना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे हमने तो डिस्कस कर लिया ना, मास एक्सटेंसिव है। तो भी अगर मास के बारे में डिस्कस करना है तो जैसे एक सिस्टम आप हमेशा इमेजिन करेंगे, और सिस्टम में मास की कोई वैल्यू होगी ना, मास को मान लो क्या एक्स, सिस्टम में मास को एक्स मान लो, है ना। फिर आपको सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो इक्वल पार्ट्स में सिस्टम को डिवाइड करो, ऐसा इमेजिन करो। इमेजिनरी डिवीजन आपको करना है, सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ऐसे कर लिया। अगर ऐसा करने से प्रॉपर्टीज भी हाफ हो जाए ना, प्रॉपर्टी वैल्यू भी हाफ हो जाए, इसका मतलब है प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। अगर ऐसा नहीं हुआ, प्रॉपर्टी आपका इंटेंसिव है। जैसा सोचिए भाई, इसको यहां पे हाफ करेंगे तो ये क्या होगा, x/2 ना। ये भी क्या पॉसिबल होगा, बोल x/2 पॉसिबल होगा। x/2 और क्या बोल, x/2 पॉसिबल होगा। सबको देख रहा है, मतलब अमाउंट को हाफ करने से मास आपका हाफ हो रहा है ना, तो इसका मतलब है मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, मान लो सिस्टम का मेल्टिंग पॉइंट यहां पर क्या बोल y। अगर ऐसे सिस्टम को कट करेंगे, क्या ये y/2 हो जाएगा, नहीं, ये y ही रहेगा ना। मेल्टिंग पॉइंट तो भाई क्वांटिटी ऑफ मैटर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो यही ट्रिक है कि कोई एक ब्लॉक या कोई सिस्टम इमेजिन करो, उसमें उस सिस्टम की, उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू इमेजिन करो जो प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन है। फिर आपको सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर ऐसा करने से वैल्यू दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, अगर ऐसा करने से वैल्यू दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन है वो एक्सटेंसिव नेचर का है, अदरवाइज वो इंटेंसिव नेचर का है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या, कई बार ऐसा होता है जहां पे मास फिक्स्ड होता है ना भाई, मास को चेंज करना ही पॉसिबल नहीं है, अमाउंट को चेंज करना ही पॉसिबल नहीं है। जैसा सोच मोलर मास, हाँ भाई ये बता मुझे, क्या किसी सिंगल सब्सटेंस के मोलर मास को चेंज किया जा सकता है? नो। अरे कर सकते हैं क्या, बता लिखिए बता। किसी भी सिंगल सब्सटेंस के मोलर मास को क्या चेंज करना पॉसिबल होगा? नेवर, नहीं कर सकते है ना। तो मास जहां पे फिक्स्ड है, मास को चेंज करना ही संभव नहीं है। वैसी हर प्रॉपर्टी इंटेंसिव मानी जाएगी, वैसी हर प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, इंटेंसिव मानी जाएगी। ठीक है ना। अगला पॉइंट, जितना सारा कॉन्स्टेंट्स है, सोचो ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर इंटेंसिव। भैया कॉन्स्टेंट को चेंज करना पॉसिबल है क्या? अगर मान लीजिए गैस कॉन्स्टेंट आपको दिया हुआ है, तो चाहे गैस का 1 बोल लेंगे, चाहे गैस का 1000 बोल लेंगे, जो आर की वैल्यू होते हैं फिक्स्ड होती है ना।
तो जितना सारा कांस्टेंट है सबका सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। समझ गए ना? इस तरीके से एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करना पॉसिबल है। भाई निकालो, पर्चा निकालो जो मिला होगा तुम्हें रिवीजन वाला। चलो भाई, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे आना, CRQ क्वेश्चन नंबर 1। अरे है सबके पास ये पर्चा, है ना? क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे? पहले लिखा है टेम्परेचर। बता भाई टेम्परेचर क्या होगा, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव? तुम्हें क्या लगता है? लिख के बोल। टेम्परेचर एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा? बोल जल्दी। टेम्परेचर इंटेंसिव होगा ना। अगर मान लो इस सिस्टम का टेम्परेचर x केल्विन है, अब सिस्टम को 2 पार्ट्स में कट करेंगे तो टेम्परेचर x/2 तो नहीं होगा, है ना? मतलब यहां पे y वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना। अगर टेम्परेचर y केल्विन है, सिस्टम को 2 पार्ट्स में कट करने से भी टेम्परेचर को फर्क नहीं पड़ने वाला, वो y ही रहेगा। तो टेम्परेचर कैसा है? बोल इंटेंसिव है। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर क्या? बोल प्रेशर। व्हाट अबाउट प्रेशर? जल्दी बोल। प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव किसने बोला भाई? अरे इंटेंसिव है ना। देखो इधर, अगर मान लो ये कोई गैसियस सिस्टम होता, ये गैस का कोई वेसल है, अगर बीचों बीच यहां पर कोई ऐसा पार्टीशन लगा के हम सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्या ऐसा करने से प्रेशर चेंज हो जाएगा? लिख के बोल। क्या ऐसा करने से प्रेशर बदलेगा? अगर बीचों बीच ऐसे पार्टीशन हमने लगा दिया तो ऐसा करने से प्रेशर थोड़ी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना भाई। यानी सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से प्रेशर को फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर कैसा? बोल तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आगे चल, डेंसिटी बोल। क्या है डेंसिटी? व्हाट इज डेंसिटी? बता तो। एक्सटेंसिव की इंटेंसिव? इंटेंसिव है डेंसिटी। कैसे भाई? कॉमन सेंस की बात है, सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना, उससे डेंसिटी अफेक्टेड थोड़ी होगा। जो डेंसिटी पहले था वही डेंसिटी बाद में भी रहेगा। जस्ट इमेजिन, ऐसा रहेगा ना। तो डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसमें कोई शक की बात है ही नहीं। डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी क्या? बोल विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव ना। हाँ भाई, विस्कोसिटी तो सबको पता ही है। वाटर, जैसे वाटर की कुछ विस्कोसिटी होगी ना, अब वाटर ज्यादा लेंगे कि कम लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे अगर मान लीजिए ये एक वेसल हमने इमेजिन किया होता है, इसमें वाटर भरा हुआ है, अगर विस्कोसिटी की वैल्यू कुछ है, कोई वैल्यू विस्कोसिटी की है, अगर हम वाटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उससे विस्कोसिटी को फर्क थोड़ी पड़ेगा। विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, नॉट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, है ना। विस्कोसिटी इज बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बोल कॉन्सेंट्रेशन। अगर बात यहां पे कॉन्सेंट्रेशन की करी जाए, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए जैसे कोई सॉल्यूशन हमारे पास है, इसको ऐसे भी समझो कि भाई इस वेसल में कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसकी मोलैरिटी है वाई, मोलैरिटी कुछ है, जैसे इसकी मोलैरिटी समथिंग, जैसे 1 मोलर उसकी मोलैरिटी है। अगर हम सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्या ऐसा करने से मोलैरिटी बदलती है? नहीं, मोलैरिटी फिक्स रहती है ना भाई। अगर सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उससे मोलैरिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन, जितने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, चाहे मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, वगैरह वगैरह, उस सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। सरफेस टेंशन क्या होगा? बोल सरफेस टेंशन, ये इंटेंसिव ना। जैसे वाटर का कोई सरफेस टेंशन होता है, मालूम ही है ना। तो जो 1 लीटर वाटर का सरफेस टेंशन होगा वही 10 लीटर का हो जाएगा ना, ये ऐसा। इस वेसल में वाटर मान लो भरा हुआ है, इट्स अ वेसल नाउ, और इसमें वाटर भरा हुआ है,
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको दो पार्ट्स में कट करेंगे, ऐसा करने से सरफेस टेंशन को फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सरफेस टेंशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, बता बॉइलिंग पॉइंट कौन सा प्रॉपर्टी होगा, बोल। ये भी इंटेंसिव ना, क्यों भाई? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई, जैसे 1 kg वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वही 10 kg का भी होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है, डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मैटर, नॉट अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बोल। मेल्टिंग पॉइंट ये भी इंटेंसिव है ना, ये भी इंटेंसिव है। मोलर वॉल्यूम, चलो बात मोलर वॉल्यूम की करेंगे। जैसे मैंने बोला, जहां पे मास फिक्स्ड है ना, जहां पे मास फिक्स्ड है वो हमेशा इंटेंसिव है ना। जब मास को चेंज करना ही पॉसिबल नहीं है तो हमेशा इंटेंसिव होगा। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या, 1 मोल का वॉल्यूम। और किसी भी सिंगल सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम, किसी भी सिंगल सब्सटेंस का जो 1 मोल का मास होता है वो फिक्स्ड होता है ना, वो तो चेंज होता नहीं। तो जो मोलर वॉल्यूम यहां पर होगा वो इंटेंसिव होगा। जो मोलर वॉल्यूम यहां पर होगा वो कैसा होगा, बोल। इंटेंसिव हो जाएगा। वेपर प्रेशर बता भाई। वेपर प्रेशर इंटेंसिव है ना, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, याद करो। वेपर प्रेशर इज अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये केपी है ना, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज होगा नहीं, तो ये इंटेंसिव है। ऑल द कांस्टेंट्स आर इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट, ये बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो इधर, जैसे आपको पता है ना कि ये 1 ग्राम का हीट कैपेसिटी होता है। ये किसका, 1 ग्राम का हीट कैपेसिटी होता है ना। तो 1 ग्राम यहां पे मास फिक्स्ड है ना, 1 ग्राम यहां पे मास फिक्स्ड है। तो जब मास ही फिक्स्ड है, मास को बदलना ही पॉसिबल नहीं है, तो प्रॉपर्टी कैसा होगा, इंटेंसिव। समझ गए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली इंटेंसिव है। एंट्रोपी ये एक्सटेंसिव होता ना भाई। अगर अमाउंट ज्यादा रखोगे ना, अगर आपके सिस्टम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा पार्टिकल्स है, तो एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी। लेस पार्टिकल्स है, एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है ना, एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है। मास क्या होगा, बोल। एक्सटेंसिव। लेंथ भी एक्सटेंसिव है। अगर किसी भी सिस्टम को ऐसे दो पार्ट्स में कट करोगे तो लेंथ तो हाफ हो ही जाएगा। लेंथ इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम बोल, क्या वॉल्यूम, ये भी एक्सटेंसिव है ना। अगर सिस्टम को ऐसे दो पार्ट्स में कट करेंगे, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम तो कट होगा, तो वॉल्यूम इज बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फ्री एनर्जी ये भी एक्सटेंसिव है। फ्री एनर्जी बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये कंप्लीटेड। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये हमने फिनिश कर लिया। अगला टर्म, अगला टर्म स्टार्ट करेंगे इंटरनल एनर्जी। नोट साथ में करना, साथ में करना सबको। अगला टर्म स्टार्ट करिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। देख इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी, इसको आमतौर पे कैपिटल यू से या कैपिटल ई से एक्सप्रेस किया जाता है। ये इसका एक्सप्रेशन है। व्हाट द इंटरनल एनर्जी, ध्यान से देखो। किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी कंटेंट है ना, सबको मतलब सारी एनर्जी के टाइप लेंगे, उसको जोड़ देंगे। सिंपल से वर्ड्स में समझो। इस पेन में बहुत सारे टाइप की एनर्जीज है ना भाई। इसमें हीट एनर्जी प्रेजेंट होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रेजेंट होगा, इसमें कई सारे टाइप की
एनर्जी इज प्रेजेंट है, ये हमें पहले से अंडरस्टूड है। तो कॉन्सेप्ट यहां पर ये कहता है कि अगर मामला अगर आपके पास कोई सा भी सिस्टम दिया हुआ है, उसमें जो एनर्जी का टाइप्स प्रेजेंट है, अगर सबको कैलकुलेट करके ऐड करोगे ना, जब सबको कैलकुलेट करके ऐड करोगे तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। वो क्या होगा? सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 1, पहला पॉइंट से। देखो पहला पॉइंट ये रहेगा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कैसा प्रॉपर्टी है भाई? एक्सटेंसिव। ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों एक्सटेंसिव है भाई? देखो एनर्जी बेसिकली स्टोर्ड एटम में होता है ना। एनर्जी इज स्टोर्ड इन एटम्स। हाँ भाई, एनर्जी कहां पे स्टोर्ड होगा? तो एटम्स में स्टोर्ड होता है। अब सोचिए, अगर हमने सिस्टम को 2 पार्ट्स में कट कर दिया ना, तो एटम्स का नंबर आधा आधा हो जाएगा। तो जहां पे एनर्जी स्टोरेज हो रहा है, अगर वो हाफ हाफ हो जाए, इसका मतलब स्पष्ट है कि जो इंटरनल एनर्जी होगा वो कम हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, आगे ये स्टेट फंक्शन है। ये सब देखो नोट्स में लिखा हुआ है ना, कुछ लिखना मत, बस खाली यहां देखो नोट्स देखो, बस 2 जगहों पे देखो, लिखना कुछ नहीं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन खाली नोट करना। इट्स अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। क्या भैया? स्टेट फंक्शन है। अगला पॉइंट, इसी में गिवन अमाउंट ऑफ सिस्टम के लिए जो इंटरनल एनर्जी यू होता है ना, ये फंक्शन होता है वी और टी का। यू किसका फंक्शन होगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। यू फंक्शन होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का। दिख रहा? यू डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर हम आइडियल गैस की बात करेंगे, अगर मामला आइडियल गैस का है, आपको शायद याद होगा, अगर मामला आइडियल गैस का है तो वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता ना। क्यों नहीं पड़ता फर्क? में थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दे रहा हूं। देखो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई अट्रैक्शन होगा ना कोई रिपल्शन होगा। बोल हाँ या ना? याद है ये? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई अट्रैक्शन पॉसिबल होगा ना ही कोई रिपल्शन पॉसिबल होगा। सबने पढ़ा हुआ है ना? तो ये बता, वॉल्यूम को कम करेंगे ज्यादा करेंगे, क्या उससे कोई अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स को फर्क पड़ेगा? भाई जो है ही नहीं उसको फर्क क्या पड़ना। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो वॉल्यूम कम कर लो वॉल्यूम ज्यादा कर लो, उससे एनर्जी को फर्क नहीं पड़ने वाला ना। सबने सुना हुआ है कि जो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी कंटेंट कम होता है ना, जब रिपल्शन बढ़ता है तो एनर्जी कंटेंट बढ़ जाता है। जब अट्रैक्शन रिपल्शन आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट ही नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है कि वॉल्यूम बढ़ाने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मामला आइडियल गैस का है तो गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस के लिए यू किसका फंक्शन होगा? केवल टेम्परेचर का। आइडियल गैस के गिवन अमाउंट के लिए यू केवल फंक्शन होगा टेम्परेचर का। यह वॉल्यूम से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा, इसका ध्यान रखना है। चलिए इतना हो गया। हाँ, क्या यू को मेजर करना पॉसिबल होगा? देख नोट्स में क्या लिखा है। क्या यू को यू का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है? नो, यू का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। उतने सारे टाइप की एनर्जी जो आपकी सिस्टम में प्रेजेंट है, सबको जोड़ना, सबको कैलकुलेट करके जोड़ना, ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये बात एक्सेप्ट कर लिया गया है। यू को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेल्टा यू को मेजर किया जा सकता है। याद करो, यू को मेजर करना पॉसिबल नहीं है मगर डेल्टा यू को मेजर किया जा सकता है ना। देखो नोट्स में डेल्टा यू क्या होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ना। तो ना तो यू फाइनल को मेजर करना पॉसिबल है ना ही यू इनिशियल को मेजर करना पॉसिबल है, लेकिन डेल्टा यू को मेजर करना बिल्कुल पॉसिबल है। वी कैन मेजर डेल्टा यू। ठीक है ना? चलो, इसका यूनिट क्या होगा? बोल, एनर्जी मोल इनवर्स ना। इसका यूनिट क्या होगा? एनर्जी पर मोल। हो जाएगा? बोल, ये एनर्जी मोल इनवर्स हो जाएगा। बस इतना याद रखो, इंटरनल एनर्जी में इतना काफी है। अगला डिस्कशन एंथैल्पी। हाँ भाई, अगला डिस्कशन आपको करना है एंथैल्पी का, जिसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली एच एक फंक्शन होता है ना,
H इज इक्वल टू पॉसिबल क्या होगा, U प्लस पीवी। देखो नोट्स में, H इज ए फंक्शन जो कि U प्लस पीवी होता है ना, U का मतलब इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर होगा, V आपके वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसा कुछ। बता भाई, क्या H को मेजर करना संभव होगा, लिख के बोल। क्या H मेजरेबल है, एब्सोल्यूट वैल्यू H का निकाला जा सकता है क्या? हाँ बोल बोल। क्या H का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला जा सकता है? नो। जब U को मेजर नहीं किया जा सकता तो H को मेजर करना पॉसिबल है क्या? नो, H कैन नेवर बी मेजर्ड। एग्जैक्टली H को मेजर नहीं किया जा सकता। हाँ, एंथैल्पी चेंज को मेजर किया जा सकता है ना भाई, बहुत सारे केसेस में हमने एंथैल्पी चेंज को मेजर किया हुआ है। तो चलो कैसे करेंगे इसको मेजर? इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, DH इज इक्वल टू DU प्लस, हाँ जी, PV का डिफरेंशिएशन क्या होगा, PdV प्लस आपको यहां पे लेना पड़ेगा V इंटू DP ना, ऐसा कुछ करेंगे। अब हमारे पास दो कंडीशन रहते हैं जिसमें हमें एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने को कहा जाता है। पहला कंडीशन क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ जी, देखो नोट्स में, पहला कंडीशन क्या, प्रेशर इज कांस्टेंट। अब बताइए, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डीपी इज इक्वल टू जीरो ना, कोई चेंज प्रेशर में नहीं होने वाला फिर। और डीपी जब जीरो होगा तो वीडीपी भी जीरो के बराबर होगा, ये सबको श्योर हो जाना चाहिए। अगर वीडीपी जीरो होगा, ये फैक्टर हो गया जीरो, तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है डीएच इज इक्वल टू क्या होगा, डीयू प्लस इसमें लिखा जा सकता है पी इंटू डीवी ना, ऐसा कुछ करेंगे। फिर आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन करो। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। लिमिट की बात कर, H1 टू H2 ना, यहां पर होगा U1 टू U2, और इधर क्या लेंगे, V1 टू V2 ना, इसमें कोई शक नहीं। ऑन सॉल्विंग बोल क्या रिजल्ट आएगा, LHS होगा डेल्टा H ना, H2 माइनस H1। RHS क्या होगा, जल्दी बोल, डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V ना। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो एंथैल्पी चेंज को ऐसे कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बताइए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, बोल बता भाई। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बड़ी आसानी से कह सकते हैं ना, डीवी इज इक्वल टू जीरो। डीवी अगर जीरो होगा तो पीडीवी आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, और जब पीडीवी जीरो है तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं डीएच इज इक्वल टू बोल क्या, डीयू प्लस वीडीपी ना। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट आपका होगा H1 टू H2 ना, इधर क्या लेंगे, U1 टू U2, इधर P1 टू P2, दिख रहा सबको। ऑन सॉल्विंग बोल क्या आंसर आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस यहां पर हो गया V इंटू डेल्टा P। ऐसा कुछ एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने का तरीका है। बाकी पॉइंट्स यहां पर क्या क्या रिकॉल करो, ये एक्सटेंसिव होता है, देखो नोट्स में, ये कैसा होता है, एक्सटेंसिव। ये स्टेट फंक्शन होगा, H डिपेंड्स अपॉन बेसिकली प्रेशर एंड टेम्परेचर। H फंक्शन है किसका, बोल, प्रेशर और टेम्परेचर का। डेल्टा H को मेजर करना पॉसिबल है, H को मेजर करना पॉसिबल है नहीं। डेल्टा H होगा H फाइनल माइनस H इनिशियल, दिख रहा सबको नोट्स में। डेल्टा H क्या होगा, H फाइनल माइनस H इनिशियल। बोल इसका यूनिट क्या होगा भाई, ये एनर्जी है ना, एंथैल्पी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू यूनिट डायमेंशंस। U अगर एनर्जी है तो H भी एनर्जी हो जाएगा, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसको क्या लेंगे, एनर्जी मोल इनवर्स। ये हमारा क्या होगा, एनर्जी मोल इनवर्स हो जाएगा। ऐसा कुछ करेंगे, एंथैल्पी का ये मतलब है, ठीक है ना। ये हो गया एंथैल्पी। आगे हीट कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अगला डिस्कशन आपको हीट कैपेसिटी का करना है, अगला रिवीजन आपको हीट कैपेसिटी का करना है। आजा भाई शुरू करते हैं।
चलो जी स्टार्ट करो। यहां ध्यान देना, हीट कैपेसिटी। अगर बात करेंगे अबाउट हीट कैपेसिटी, देखो इसमें क्या कुछ करना होता है। अगर आपको किसी भी सिस्टम का हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, आपको करना पड़ेगा dQ/dt। देखिए हीट कैपेसिटी का मतलब है कि अगर टेम्परेचर 1 केल्विन से हमने बढ़ा दिया, अगर टेम्परेचर 1 केल्विन से हमने बढ़ा दिया ना, तो उसमें जो हीट लगेगा उसको हमेशा गिवन सिस्टम का हीट कैपेसिटी कहा जाएगा। तो अगर आपको हीट कैपेसिटी मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन का तरीका बोल क्या होगा, dQ/dt। हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका बोल क्या होगा, तो dQ/dt हो जाएगा, है ना। अब इसमें हम क्या क्या लेते हैं, एक तो मोलर हीट कैपेसिटी आएगा, इसके टाइप्स में एक तो आएगा मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल का हीट कैपेसिटी, और क्या सोचो। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है किसी भी सिस्टम में, सपोज करो जो मोल्स का टोटल नंबर है 1 के बराबर है, इफ n इक्वल्स टू 1, और इसका अगर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे dQ/dt, n अगर 1 है, अगर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे dQ/dt करेंगे, तो जो रिजल्ट आपके पास अपीयर होगा हमारा मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी, क्लियर ना। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दूसरा टाइप, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको नॉर्मली स्मॉल लेटर एस से एक्सप्रेस किया जाता है। और ये क्या होगा, ये 1 ग्राम का हीट कैपेसिटी है, m इक्वल्स टू 1 ग्राम। अगर हमारे पास सिस्टम में टोटल मास 1 ग्राम के इक्वल है, सिस्टम में टोटल मास कितना बोल, इक्वल्स टू 1 ग्राम। अगर हमारे पास मास 1 ग्राम के बराबर है ना, तो जो हम हीट कैपेसिटी यहां पे कैलकुलेट करेंगे उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एस इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा dQ/dt। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम का हीट कैपेसिटी होता है, दैट इक्वल्स टू dQ/dt। क्लियर ना, ये हो गया हीट कैपेसिटी का बेसिक्स। अब याद करिए, जब हम आइडियल गैसेस की बात करते हैं ना, याद करो, जब हम आइडियल गैसेस की बात करते हैं तो जो हीट कैपेसिटी है, जो हमारा हीट कैपेसिटी है ना, वो 2 टाइप का होता है ना, सीपीएम और सीवीएम। एक तो होगा हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, सीपीएम। एक क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर यानी सीपीएम। और इस सीपीएम क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे और क्या, सीपीएम इज इक्वल टू क्या, dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये dQp है, प्रेशर कांस्टेंट है फिर। और आपको शायद याद होगा कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो dQ इज इक्वल टू dH हो जाता है। dQ क्या होगा, dH के बराबर। तो बोलिए, दिस इंप्लाइज दैट सीपीएम इज इक्वल टू क्या, सीपीएम यहां पर हो जाएगा dH/dt ना। ये DH मोलर है, M का मतलब मोलर, 1 मोल का DH मोलर अपॉन dt। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जरा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DH मोलर इज इक्वल टू यहां पर होगा CPM इंटू dt ना। हाँ जी, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे DH मोलर इक्वल टू हो जाएगा CPM इंटू dt। आगे, अगर हमारे पास n मोल्स अवेलेबल होता, ये तो 1 मोल है ना, मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल पे वैलिड होता है। अगर हमारे पास n मोल्स अवेलेबल होता तो क्या करते, अगर बैटर n मोल्स का होगा तो जो DH होगा n टाइम्स ऑफ DH मोलर हो जाएगा। चूंकि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, 1 मोल का डेटा अगर आपको मालूम है n मोल का डेटा कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय n करना ही पड़ेगा। नाउ ये क्या होगा बोल, ये हो जाएगा DH इज इक्वल टू n इंटू DH मोलर को लिख सकते हैं CPM dt ना, ये हो जाएगा CPM इंटू dt। तो DH हमेशा n CPM dt के बराबर हो सकता है। यहां से डेल्टा एच कैलकुलेट करना पॉसिबल है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे कैसे करेंगे बोल, याद करो, अगर CPM कांस्टेंट होगा, अगर क्वेश्चन में CPM को कांस्टेंट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा जाए तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे बोल, फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूं, DH इज इक्वल टू
एन सीपीएम dt ना। अगर सवाल में सीपीएम कांस्टेंट रहे, जैसा कि 90% क्वेश्चन में होता है, आपको कह दिया जाता है कि इमेजिन सीपीएम इज कांस्टेंट, वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, ऐसा इमेजिन करके आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने को कह दिया जाता है, तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, डू द इंटीग्रेशन। यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, एन कांस्टेंट है, सीपीएम अनदर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन यहां से होगा ना, वो लिमिट क्या, h1 टू h2, लिमिट यहां पर होगा h1 टू h2 ना, और टेम्परेचर लिमिट यहां पर क्या, T1 टू T2। जो टेम्परेचर लिमिट होगा वो T1 टू T2 हो जाएगा। अब बताइए, ऑन सॉल्विंग एलएचएस क्या बोल, डेल्टा एच ना इज इक्वल टू पॉसिबल, यहां पर होगा एन सीपीएम इंटू टेम्परेचर है, dt का इंटीग्रेशन t, रिजल्ट आएगा T2 माइनस T1। अगर सीपीएम कांस्टेंट करके प्रोसीड करना है, अगर सीपीएम को कांस्टेंट मान के प्रोसीड करना है, तो जो आपका एंथैल्पी चेंज होगा वो एन सीपीएम T2 माइनस T1 के बराबर होगा, इसका ध्यान आपको रखना होगा। तो ये हो गया सीपीएम यानी कि हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, एक चीज और बच गया इसमें, करीब 10% क्वेश्चन ऐसे होता है एडवांस लेवल के ना, जहां पे सीपीएम को टी का फंक्शन मान के न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, वही रियलिटी भी है। सीपीएम बेसिकली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, सीपीएम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। तो बताइए, अगर सीपीएम टी का फंक्शन होगा तो क्या करेंगे? क्या सिखाया था, याद कर, डीएच इज इक्वल टू एन सीपीएम dt, यहां पे नोट कर लो। आपको इंटीग्रेट करके एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने को कह रहे हैं ना, तो डू द इंटीग्रेशन। यहां से एलएचएस को इंटीग्रेट करेंगे, एन यहां पे कांस्टेंट होगा, सीपीएम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो सीपीएम dt को साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, वो लिमिट क्या, h1 टू h2। यहां पे लिमिट क्या होगा, T1 टू T2 ना। अब बताइए, ऑन सॉल्विंग एलएचएस हो गया डेल्टा एच, हो गया ना, एलएचएस यहां पर क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन इंटीग्रेशन ऑफ सीपीएम dt। तो ध्यान रखिए, अगर सीपीएम टेम्परेचर का फंक्शन होगा तो सीपीएम को टी के साथ, टेम्परेचर के साथ इंटीग्रेट करना होता है, तो ये तरीका है डेल्टा एच कैलकुलेशन का। तो दीज आर द मास्टर फॉर्मूलाज ऑफ एंथैल्पी चेंज। अगर सीपीएम कांस्टेंट होगा, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर सीपीएम वेरिएबल होगा, वो टी का फंक्शन होगा, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आगे चलिए, सीबीएम, ये होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीबीएम यहां पर क्या, dq बाई dt ना, dq यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, तो dq अपॉन dt। और शायद आपको याद होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम का जो हीट चेंज होता है ना, वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है, dqv इज इक्वल टू du ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में ये बात हमने प्रूव भी किया होगा ना, कि dqv इज इक्वल टू dh हो जाएगा, सॉरी du हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बोल, सीबीएम को लिखा जा सकता है बोल क्या, du मोलर अपॉन dt ना। सीबीएम को यहां पे लिखा जा सकता है du मोलर अपॉन dt। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, du मोलर इज इक्वल टू यहां पर क्या, सीबीएम इंटू dt ने, ऐसा कुछ करेंगे, ये हमारा सीबीएम मल्टीप्लाइड बाई dt हो जाएगा। ऐसा कुछ यहां पे किया जा सकता है। अगर हमारे पास n इक्वल्स टू n है, सपोज करो, और आपको टोटल du कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, n इंटू du मोलर, u इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ना। तो अगर 1 मोल का डेटा आपको मालूम है, तो n मोल का डेटा कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय n करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट du इज इक्वल टू n इंटू सीबीएम, यहां पर क्या, du मोलर क्या होगा, सीबीएम dt ना। तो du इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा n सीबीएम dt। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और डेल्टा यू कैलकुलेट करेंगे। यहां पर भी दो कंडीशन आएगा, कौन कौन सा बोल, सीबीएम अगर कांस्टेंट है तो बोल फॉर्मूला क्या होगा, बता एक बार में, बता तो फॉर्मूला क्या होगा फिर, एन सीबीएम डेल्टा टी ना, एन सीबीएम T2 माइनस T1। अबे समझ रहे हो, लिख के बोल, लिख के,
अगर सीवीएम कांस्टेंट होगा, नोट्स में देख लो ना, सीवीएम अगर कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे सीवीएम को बाहर करके इंटीग्रेशन से, तो ये क्या होगा, एन सीवीएम T2 माइनस T1 है, याद कर, देखो नोट्स में सारे, एन सीवीएम T2 माइनस T1 आएगा। और अगर सीवीएम टेम्परेचर का फंक्शन कह दिया सवालों में, तो बोल इंटीग्रेशन कहां से होगा, यहां से होगा, फिर इंटीग्रेशन, उस केस का क्या रिजल्ट आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन इंटीग्रेशन ऑफ सीवीएम dt, लिमिट आपका T1 टू T2, क्लियर ना। इस तरीके से बात करेंगे, ये हो गया फाइनल। तो चल हमारा ये हो गया हीट कैपेसिटी, जिसमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या क्या निकला, ये डेल्टा एच कैलकुलेशन का फॉर्मूला और ये डेल्टा यू कैलकुलेशन का फॉर्मूला, ये मास्टर फॉर्मूलाज है, इसको हमेशा आपको यूज करना होगा। जब भी आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है या डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन ऐसे किया जाना चाहिए, अगर ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे चीजें आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगी, है ना। चलिए भी पूरा हो गया। हीट कैपेसिटी का इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क डन तो आता है सबको निकालना ना, वर्क डन, वर्क डन सबको निकालना आता है। केमिस्ट्री में वर्क डन का साइन कन्वेंशन फिजिक्स के रेस्पेक्ट में अपोजिट है, मालूम है, केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन फिजिक्स के रेस्पेक्ट में अपोजिट है कि नहीं। चलिए देखो, इस बार के एडवांस में जो है ना, एक क्वेश्चन आ गया था नॉन आइडियल गैस के केस में वर्क डन कैलकुलेशन का। भाई अपोजिट का कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन मुझे आज तक दिखा ना कि अपोजिट का रीजन क्या है। अपोजिट का कोई रीजन नहीं, ये कन्वेंशन है, बस है तो है, इसका कोई रीजन कहीं भी दिखता नहीं, किसी बुक में नहीं कि क्यों फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है। तो सिंपल याद करो, अलग है तो है, दैट्स इट। चलो अब ध्यान से आगे देखो क्या करेंगे। अगला डिस्कशन आप यहां पे लिखिए, वर्क डन का फॉर्मूला तो मालूम है ना, मैं सीधे वर्बली बोल दे रहा हूं। वर्क डन क्या होगा बोल, अगर रिवर्सिबल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पीडीवी करेंगे ना। जब इरिवर्सिबल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपको करना पड़ेगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, यहां पे माइनस अप्लाई करना मैंडेटरी है, माइनस अप्लाई, चाहे एक्सपेंशन होगा चाहे कंप्रेशन होगा, माइनस आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला ऐसे ही बता दे रहा हूं, वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपको मालूम है ना, पहले जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स, देखो नोट्स में जीरोथ लॉ क्या लिखा था, क्या था भाई, अगर ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होगा ना। अगर ए का टेम्परेचर सी के इक्वल है, बी का टेम्परेचर सी के इक्वल है, तो ए और बी का टेम्परेचर आपस में इक्वल ही होगा ना भाई, ये तो बड़ा कॉमन सेंस का मसला है। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसका भी डिस्कशन यहां पे नहीं करेंगे, वर्बली हो गया सो हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ कहता है कि ना एनर्जी को क्रिएट करना पॉसिबल है ना उसको डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है, खाली एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। यही पढ़ा है ना, यही पढ़ा हुआ है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या होगा, जैसे मान लो वी आर गिवन अ सिस्टम, एक सिस्टम आपको यहां पे दे रखा है, एक ये सिस्टम आपको यहां पे दिया हुआ है, इसका जो इंटरनल एनर्जी U1 है इसको क्या लेंगे, सपोज कर U। अब ध्यान से, डू सम हीट चेंजेस, या तो हीट का लॉस होगा या तो हीट का गेन होगा, जो कुछ होगा वो DQ होगा, ये मान के चलो। डू सम वर्क, या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट विल बी DW। दोनों एनर्जी के फॉर्म्स है ना, अगर ये सब इंपोज करेंगे तो सिस्टम का एनर्जी बदल जाएगा, सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होगा वो चेंज हो जाएगा ना। तो मैंने यहां पे सोचा कि जो इंटरनल एनर्जी यहां पे U2 के बाद अपीयर होगा वो होगा U प्लस DU, क्या होगा भाई, U प्लस DU हो जाएगा, ऐसे मैंने सोच लिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स।
जो आपका फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा, दैट इज इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस यहां पे डी क्यू प्लस यहां पे डी डब्ल्यू ना, ऐसा कुछ कर लो। U2 को लिखा जा सकता है U प्लस डी यू इज इक्वल टू U1 को यहां पर क्या लिखा जा सकता है, सीधा U ना, प्लस यहां पर होगा डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ऐसा कुछ करेंगे। U से U कैंसल आउट हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन से डी यू इज इक्वल टू यहां पर होगा डी क्यू प्लस आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा डी डब्ल्यू। पॉसिबल है सर, डू द इंटीग्रेशन। ठीक है, वो लिमिट क्या, U1 टू U2 ना, लिमिट यहां पर होगा U1 टू U2। इसमें क्या, जीरो से क्यू, हीट चेंज है ना भाई, जीरो टाइम का हीट चेंज क्या, जीरो, जीरो से क्यू। वर्क डन यहां पर क्या, जीरो टू डब्ल्यू, इसमें कोई शक नहीं। अब इसको सॉल्व करो, बोल क्या रिजल्ट आएगा। एलएचएस यहां पर होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट अबाउट आरएचएस, क्यू माइनस जीरो, क्यू आएगा ना प्लस डब्ल्यू, है ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा क्यू प्लस डब्ल्यू। देख रहा ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक फॉर्मूला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, चलो अब हम यहां पे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करेंगे, है ना। चलो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। पहला प्रोसेस यहां पे ले सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला प्रोसेस यहां पर कैसा होगा, बोल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मालूम ही है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो dt क्या होगा, जीरो, या डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी लिखो। जब प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। इसमें क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपको सबसे पहले डेल्टा यू कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। व्हाट इज डेल्टा यू, ये क्या होगा बोल, एन सीवीएम T2 माइनस T1 ना, यही तो मेन फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन बड़े अनकॉमन, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है जहां पे सीवीएम टी का फंक्शन लेके आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। जनरल डिस्कशन में हमेशा यही फॉर्मूला डेल्टा यू का हम यूज करते हैं। तो चलिए बताइए इसमें क्या होगा, जीरो आंसर आएगा, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट है, T1 T2 बराबर हो जाएंगे। जब T1 T2 बराबर होंगे रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, रिजल्ट यहां पर होगा जीरो। आ गया डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या, एन सीपीएम T2 माइनस T1 ना, ये हो जाएगा एन सीपीएम T2 माइनस T1। फिर से वही सब बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 T2 बराबर है, डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एच को जीरो के बराबर यहां पे ले सकते हैं, वर्क डन पे बात आएगी, वर्क डन पे आओ। हाँ जी, डी वर्क डन क्या बोल, सीधे फॉर्मूला लिख दूं मैं। जब इंटीग्रेशन करोगे ना, देखो यहां देखो, वर्क डन क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन है पीडीवी ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या रिजल्ट देगा, माइनस एनआरटी ln V2 बाई V1, या इसको लिखा जा सकता है माइनस एनआरटी ln P1 अपॉन P2 ना, पता ही होगा सबको। ये फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस का, वो भी रिवर्सिबल का, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, W रिवर्सिबल कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला, रिवर्सिबल वर्क डन कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। हाउ टू कैलकुलेट W इरिवर्सिबल, हाँ जी, हाउ टू कैलकुलेट W इरिवर्सिबल। अगर हम W इरिवर्सिबल कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे हम केवल मास्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, इतना करना काफी है।
और अगर कोई स्टॉपर नहीं लगा हुआ, स्टॉपर समझते हो ना, जैसे देखो ये वेसल है और एक्सपेंशन होना है, तो यहां पे एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिस कारण से पिस्टन और ऊपर नहीं जा सकता। अगर स्टॉपर नहीं लगा हुआ है तो जो पी एक्सटर्नल होगा P2 के बराबर हो जाएगा। अगर स्टॉपर नहीं लगा हुआ, पी एक्सटर्नल क्या होगा, P2 के इक्वल हो जाएगा। पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू P2 हो जाएगा, है ना। ये पूरा मामला है आइसोथर्मल प्रोसेस, इतने में ही है भाई। और एक चीज और, क्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक चीज और है ना, क्यू कैसे निकालेंगे। देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हमने अभी डिस्कस करा कि डेल्टा यू जीरो के बराबर होगा ना भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस का डेल्टा यू जीरो। अगर यहां पे जीरो पुट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू ना, क्यू इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा माइनस ऑफ डब्ल्यू, और ये कंप्लीट हो गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये सब फैक्ट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, इस पे क्वेश्चन आपको आगे चल के सॉल्व करना होगा, है ना। ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। एक मिनट, इट्स कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बारी है एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। व्हाट अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस, देखिएगा ध्यान से। हाँ भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस का आइडिया कुछ है पहले से, जहां पे हीट चेंज अलाउड नहीं होता ना भाई, सिस्टम से ना तो सराउंडिंग में हीट जा सकता है, ना वाइस वर्सा करना पॉसिबल है, सिस्टम पूरी तरीके से थर्मली इंसुलेटेड मानते हैं। तो चलो, आई एम स्टार्टिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिएगा इस प्रोसेस में क्या, ध्यान देना, इस प्रोसेस में क्या होगा, देखो। एडियाबेटिक प्रोसेस, यहां पे Q इज इक्वल टू जीरो ना, ऐसे प्रोसेस में Q इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, Q जीरो के बराबर होगा, देख रहा। ऐसे प्रोसेस में Q कितना हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आगे चलो, ध्यान देना। सबसे पहले डेल्टा यू कैलकुलेशन की सोच। डेल्टा यू क्या होगा, एनसीबीएम T2 माइनस T1। अगर आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन का तरीका एनसीबीएम T2 माइनस T1। अगर आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, एनसीपीएम T2 माइनस T1। तो इसको यहां पे ले सकते हैं एनसीपीएम T2 माइनस T1, या फिर आपको शायद याद होगा सीपीएम होता है गामा टाइम्स ऑफ सीवीएम ना, गामा याद है, गामा पॉइजन्स रेशियो, याद होगा पॉइजन्स रेशियो। तो सीपीएम को लिख सकते हैं गामा टाइम्स ऑफ सीवीएम, यानी इसको लिखा जा सकता है गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू। वी हैव डेल्टा एच इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू। हाँ जी, वी हैव डेल्टा एच इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, ऐसा कुछ। अब बारी वर्क डन कैलकुलेशन की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्या सीखा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ना, क्यू तो है जीरो, क्यू जीरो है ना, तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू कैलकुलेशन हमने सीख लिया ना, वर्क डन ही डेल्टा यू के बराबर होगा। ऐसा बोल सकते हैं किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस में
दिस डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवीएम इंटू T2 माइनस T1। क्या होगा भाई, ये एन सीवीएम मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1, ऐसा कुछ करेंगे। और जहां तक Q है, Q तो जीरो, Q हो गया जीरो। अब ध्यान से, इसका मतलब यह हुआ कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई सा भी कैलकुलेशन हमें करना है तो टेम्परेचर कैलकुलेशन मस्ट होगा ना भाई। बिना टेम्परेचर कैलकुलेशन के एडियाबेटिक प्रोसेस के किसी भी पैरामीटर को कैलकुलेट करना संभव नहीं हो पाएगा। तो टेम्परेचर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? दो सेक्शन यहां पे आपको देखना होता है। पहला सेक्शन होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का, दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तो अगर हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल है तो टेम्परेचर कैलकुलेशन कैसे होगा, इरिवर्सिबल है तो टेम्परेचर कैलकुलेशन कैसे होगा, हमें यह सीखना है। मतलब सीखना नहीं है, रिवाइज करना है, खाली फॉर्मूला जिसके याद करने हैं। अगर हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, आई हैव द रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो क्या करेंगे? हमारा फॉर्मूला है ना, टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये पहला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला वहां पर आपके काम आता है जहां पे वॉल्यूम गिवन होता है और आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेचर कैलकुलेशन क्यों रिक्वायर्ड होगा भाई? क्योंकि अब फॉर्मूलास को ध्यान से देखिए, कोई भी ऐसा फॉर्मूला एडियाबेटिक प्रोसेस का नहीं है जिसमें टेम्परेचर का यूज ना होता हो, तो टेम्परेचर कैलकुलेशन मस्ट रहता है। तो इसलिए पहला फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसका न्यूमेरिकल मतलब क्या बोले? इसका न्यूमेरिकल मतलब होगा T1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 इंटू यहां पर होगा V2 की पावर गामा माइनस वन। ऐसा कुछ करेंगे। ये रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं ना भाई। अगर टेम्परेचर को यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेम्परेचर को क्या लिखा जा सकता है? PV अपॉन NR लिख सकते हैं ना। जब टेम्परेचर को सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपको मिलेगा PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखो नोट्स में सारा डेरिवेशन है ना। अगर टेम्परेचर को सब्स्टिट्यूट करोगे आपको नजर आएगा PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका न्यूमेरिकल मतलब क्या बोल? इसका न्यूमेरिकल मतलब हो जाएगा वी कैन से P1 इंटू V1 की पावर गामा इज इक्वल टू, यहां पे कर सकते हैं P2 इंटू V2 की पावर गामा ना। ऐसा कुछ करेंगे, सबको देख रहा है। और इसमें अगर V को सब्स्टिट्यूट करते हैं ना इस वाले फॉर्मूले में, V को लिखा जा सकता है nRT अपॉन P। अगर V को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? T की पावर गामा इंटू P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला बनता है। इसका न्यूमेरिकल मतलब क्या होगा? इसका न्यूमेरिकल मतलब होगा T1 की पावर गामा इंटू P1 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 की पावर गामा इंटू यहां पर होगा P2 की पावर 1 माइनस गामा। ऐसा कुछ करेंगे। तो अगर मामला रिवर्सिबल प्रोसेस का है, इस तरीके से आपको सोचना होगा, राइट। लेकिन अगर आप प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल हो जाए, अगर प्रोसेस आपका क्या हो जाए? इरिवर्सिबल, अगर बात इरिवर्सिबल प्रोसेस की करी जाए और आपको टेम्परेचर कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे? देखो इधर वर्क डन क्या होगा? माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ये वर्क डन। दिस इज इक्वल टू क्या? N CVM इंटू T2 माइनस T1 ना। ये होगा N CVM इंटू T2 माइनस T1। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो इस तरीके से प्रोसीड करना होगा और टेम्परेचर कैलकुलेशन करना होगा। ये जो ऊपर के सारे फॉर्मूलाज है ना, ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस के फॉर्मूलाज है। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो टेम्परेचर इस वे में कैलकुलेट करेंगे, तब जाके आंसर फाइंड करना पॉसिबल हो सकेगा। तो ये हो गया हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस का रिवीजन। आगे चलो, आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस। चलो, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल होते हैं। आई एम स्टार्टिंग आइसोबारिक प्रोसेस। देखो ध्यान से, अगर मैटर आइसोबारिक प्रोसेस का है तो यहां पे ऐसा पैरामीटर कैसे कैलकुलेट होगा, अब इसका डिस्कशन हमें करना है। देखो ध्यान से, व्हाट अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस? यहां देख सारे,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो du इज इक्वल टू क्या, dq प्लस dw ना। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ऐसा हम जानते हैं, पहले से होता है। दिस इंप्लाइज दैट du इज इक्वल टू dq माइनस pdv, ऐसा भी कुछ करना पॉसिबल हो जाएगा। यहां से dq का सेपरेशन करेंगे, दिस इज इक्वल टू पॉसिबल, यहां पर होगा du प्लस p इंटू dv ना, इस